हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वंशावली प्रविधि संबंधित है तो किससे संबंधित है? जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या फिर मित्रता आधारित सूचना से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंशावली प्रविधि संबंधित है नातेदारी सूचना से। किससे? नातेदारी सूचना से। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हैं विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पर, दोनों ए तथा बी या फिर डी, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी जानते हैं। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें विवाह संबंध भी पाए जाते हैं और रक्त संबंध पर भी आधारित होती है, यानी कि दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छा देखो, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित होते हैं जो विवाह एवं रक्त संबंध पर आधारित हों। नातेदारी शब्दावली के विषय में इरावती कर्वे ने अध्ययन करके बताया कि उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं में लगभग 80 से 84 शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग नातेदारी गत व्यवहार प्रतिमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया है इरावती कर्वे जी ने। तो इनका देखते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटा कर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन में है उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी क्षेत्र में। किसमें पाई जाती है व्यवस्था? उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। नातेदारी शब्दावली विविध नातेदारी के बीच निकटता एवं आत्मीयता दर्शाती है। ये संबंध न्योता भेंट रिवाज से संचालित होते हैं। कैसे होते हैं? न्योता भेंट रिवाज से संचालित होते हैं, जिसके अनुसार जितना रुपए नगद लिया जाता है उतना ही नगद लौटाकर भेंट में दिया भी जाता है। कहीं कहीं पर न्योता रजिस्टर भी बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक कैसे रहते हैं? सुरक्षित रखा जाता है उन्हें। यह प्रथा कहाँ पे पाई जाती है? भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं हमें बताना है। तो ऑप्शन में है टोडा जनों में, ट्रोबियंड द्वीपवासियों में, ओराव जनजाति में या फिर भील जनजाति में। तो दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कहाँ पे? ओराव जनजाति में। यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओराव जनजाति में दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। इस संबंध में जब एस.सी. राय ने ओराव जनजाति में दादी दादा पोता पोती परिहास संबंध तथा उनके बीच क्या विवाह भी देखा था। जब उन्होंने अपनी स्टडी की थी एस.सी. राय ने, तो उन्होंने ओराव जनजाति में क्या देखा कि दादा पोती पोता या फिर दादी पोती पोता के बीच परिहास संबंध तो है ही, इसके साथ ही क्या है कि वहाँ पे विवाह को भी देखा जाता है। ऐसे ही बेरियर एल्बिन ने भी बेंगा जनजाति में दादा पोती तथा दादी पोता के बीच परिहास संबंधों को देखा और इन्होंने इनके बीच विवाह संबंध भी देखे। ठीक है, तो देखो इसमें जो ऑप्शन है उसमें ओराव जनजाति दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम सही करेंगे। अगर यहाँ पे बेंगा जनजाति होता
तो वो भी हमें राइट आंसर करना पड़ता। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में जो भी उसके ऑप्शन होते हैं उसी के अनुसार हम सही करेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक तो बेंगा जनजाति में और एक उराव जनजाति में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो दादी और पोता और दादा और पोती के बीच परिहार संबंध के साथ ही साथ क्या है, विवाह संबंध को भी देखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे या भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को खाली जगह दी है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऐसे जो शर्त है उसको क्या कहा जाता है? मातुलेय, परिहार, अनुनामिता या फिर पितृश्वेय। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे या भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को मातुलेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातुलेय, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मातुलेय संबंधों में मामा यानी कि माता का भाई अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यह संबंध मातृसत्तात्मक समाजों की विशेषता होती है और ऐसे समाजों में मामा अपने भांजे या भांजी का संरक्षक होता है और पालक भी समझा जाता है इसे। ठीक है, और क्या है, तथा उनके विवाह संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन भी कौन करता है? मामा करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की प्रथा पाई जाती है तो मोस्टली कहाँ पे? खासी में, टोडा में, होपी इंडियंस में, जूनी में, ट्रोबियंड में आदि जो जनजातियां हैं वहाँ पे कौन सी प्रथा? मातुलेय प्रथा पाई जाती है। यानी कि मामा का जो यानी कि जो भांजी और भांजे के प्रति उनका उत्तरदायित्व अधिक होता है। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक समाज है इसलिए वहाँ पे मातुलेय व्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाती है। तो आप लोगों को पता ही है, तो ऑप्शन में देखो, सहप्रसविता या सहकष्टी, बुआ अधिकार या फिर मातुलेय या फिर है माध्यमिक संबोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? मातुलेय होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है। तो जेनिटर शब्द का क्या अर्थ है? जैविकीय पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविकीय पितृत्व। क्या है? जैविकीय पितृत्व। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लैटिन भाषा का शब्द जेनिटर का अर्थ जैविकीय पिता यानी कि बायोलॉजिकल फादर होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल फादर होता है। तो कई समाजों में जैसे अफ्रीका में तथा ऑस्ट्रेलिया में जो जनक एवं पिता में अंतर किया जाता है। ठीक है, कि कौन पिता है और कौन इनका जनक है, दोनों अलग अलग चीज हो जाती हैं। जैसे जब दत्तकता की जो प्रथा है, प्रथा के कारण जन्म देने वाला पिता यानी कि जनक और सामाजिक पिता यानी कि दत्तक पिता जिसने जो सामाजिक रूप से जो पिता कहा जाएगा, तो इसमें क्या है? अंतर होता है। तो वही बताया इसमें कि लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है तो वो क्या है? बायोलॉजिकल फादर है यानी कि जैविकीय पिता है। सामाजिक पितृत्व तो नहीं है। कैसा है? जैविकीय पितृत्व। इस बात को लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? तो ऑप्शन में है मातुलेय, पितृश्वेय, कावेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृश्वेय। यानी पितृसत्तात्मक परिवार में ऐसी प्रथा है जिसमें पिता की बहन कौन? बुआ का अपने भतीजे पर अपनी भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है एवं उनके नामकरण से लेकर विवाह तक के सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेती है? बुआ का अधिकार होता है। तो ये किस में आएगा? ये बुआ की संपत्ति। और जो कौन है, जैसे भतीजा या भतीजी है तो बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो कहाँ पे है? पितृश्वेय में है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो ऑप्शन में है मर्डाक, लोवी, रैडक्लिफ ब्राउन, मार्कन। तो अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है तो वो डाला है किसने? मर्डाक जी ने। किसने डाला है? मर्डाक जी ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली का निकट से अध्ययन करके जीपी मर्डाक जी ने नातेदारी व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। उन्होंने नातेदारी को 3 प्रकार के संबंधियों में वर्गीकृत किया है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नातेदारी संबंधों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्राथमिक नातेदार, एक होते हैं द्वितीयक नातेदार और होते हैं तृतीयक नातेदार। तो इसमें से एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि कितने द्वितीयक नातेदार होते हैं, कितने प्राथमिक नातेदार होते हैं और कितने तृतीयक होते हैं, है ना। तो इसमें देखो द्वितीयक नातेदारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? उन्होंने 33 बताई है। कितनी? द्वितीयक नातेदारों की संख्या 33 बताई है। किसने? मर्डाक जी ने। ये भी लर्न करके रखना है कि मर्डाक जी ने जो द्वितीयक नातेदारी जो बताई है वो कितने? 33 प्रकार के बताए हैं। अब वहीं हम बात करते हैं कि तृतीयक नातेदारी में कितने प्रकार के संबंधियों को रखा उन्होंने, तो वहां पे उन्होंने रखा है 151 यानी कि 151 प्रकार के संबंधियों को। कितने? 151 प्रकार के संबंधियों को। और जबकि अगर ये बात करें कि जो प्राथमिक नातेदारी है उसमें कितने संबंधी आएंगे, जो प्राथमिक रूप से होंगे, प्राइमरी किन होंगे, वो कितने होंगे? तो उसमें होते हैं लगभग 8 प्रकार के, है ना। इस तरीके का आता है। लेकिन ये जो प्राइमरी वाला है वो कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली द्वितीयक वाले और तृतीयक वाला ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मर्डाक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मर्डाक ने कितने प्रकार के तृतीयक संबंधियों का विवेचन किया है? तो अभी आपको बताया। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है 151, तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। मर्डाक ने 151 प्रकार के तृतीयक संबंधों का विवेचन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखो इसमें ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी में दिया हुआ है 151, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जीपी मर्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? अब हमें क्या बताना है? द्वितीयक प्रकार के नातेदार। तो ऑप्शन में देखो 69, 68, 33 या फिर 12। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 33। कितने? 33। 33 प्रकार के नातेदार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द्वितीयक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? क्या बताया इसमें? किसने नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है? तो ऑप्शन में है रैडक्लिफ ब्राउन, मर्डाक, लेवी स्ट्रॉस, क्रोबर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेवी स्ट्रॉस। कौन है? लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी का अणु यानी कि एटम ऑफ किनशिप शब्द को गढ़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है। तो वो क्या कहा जाता है? प्राथमिक समूह, नातेदारी या फिर द्वितीयक समूह या फिर समुदाय। तो राइट आंसर क्या होगा? नातेदारी। क्या होगा? नातेदारी। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है वो कहलाता है नातेदारी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने कहा। तो टायलर ने क्या कहा है? माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय या फिर सहकष्टी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने कहा है, क्या कहा है? माध्यमिक संबोधन। क्या कहा है? माध्यमिक संबोधन। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? तो ऑप्शन में विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, समानांतर नातेदार या फिर मातृवंशीय संबंधी नातेदार। तो क्या पूछा था इसमें? एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? तो ये कहलाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रक्त संबंधी नातेदार। कैसे हैं? रक्त संबंधी नातेदार। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? तो ऑप्शन में है मार्गन, हट्टन, रिवर्स, एस दुबे। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, मार्गन। क्या है? मार्गन। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? तो वो दी है मार्गन जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन में है देखो, जीपी मर्डॉक, AR ब्राउन, बी मेलिनोवस्की, LH मार्गन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो वो किया है LH मार्गन जी ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? टाइलर द्वारा, मार्गन द्वारा, मेलिनोवस्की द्वारा या फिर रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा। तो नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था किसके द्वारा? मार्गन के द्वारा। किसके द्वारा? मार्गन के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है? तो ऑप्शन में है जीपी मर्डॉक, LH मार्गन, AM शाह और है MN श्रीनिवास। तो राइट आंसर क्या होगा? नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर, क्या देखो वर्ड चेंज हुआ इसमें, अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर बल दिया है। तो वो दिया है AM शाह जी ने। किसने? AM शाह जी ने। अगर ये वर्ड आ जाए नातेदारी में कि व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के आधार पर, ठीक है, ये 2-3 वर्ड आ जाए तो वो किसका है? AM शाह जी का है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ऐसी व्यवस्था को? परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा नातेदारी। क्या है? नातेदारी। नातेदारी वह व्यवस्था है जो रक्त और विवाह संबंधों पर आधारित होती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है हमें। देखो, माता, पिता, चाचा, भाई। तो कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चाचा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? अब हमें तृतीयक संबंधी बताना है। तो मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र या पिता। तो राइट आंसर क्या होगा? तृतीयक पूछा है देखो, तो निम्न में से कौन सा तृतीयक संबंधी है? तृतीयक कौन हो जाएगा? साले की पत्नी। वो तृतीयक नातेदारी में आएगी। साले की पत्नी तृतीयक नातेदारी में आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है। तो वो किसे निषेध करता है? माता तथा पुत्र के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सभी, उपयुक्त सभी। अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है किस किस के बीच? माता तथा पुत्र के बीच, पिता तथा पुत्री के बीच और बहन तथा भाई के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। परिहास संबंध किन के मध्य पाए जाते हैं? अब परिहास के बारे में पूछा गया है। किसके बीच संबंध पाए जाते हैं? तो पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री,
पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। तो क्या राइट आंसर होगा? परिहास संबंध यानी कि हंसी मजाक के संबंध किसके बीच पाए जाते हैं? जीजा एवं साली के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। परिहास संबंध पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, या फिर जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि क्या हो, जो औपचारिक दूरी बनाए रखा जाए, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, या फिर सहप्रसविता, या सहकष्टी, या फिर पितृश्वश्रय। तो राइट आंसर क्या होगा? परिहार व्यवहार। क्या है? परिहार व्यवहार। तो अगर ऐसे संबंध होंगे तो किसके बीच होंगे? एक पिता पुत्र के बीच होगा, है ना। तो ये जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं? परिहार, यानी कि इसमें थोड़ी दूरी बनाए रखी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। गलत युग्म को चिन्हित करें। जो गलत युग्म है उसको चिन्हित करना है। तो देखो, पति पत्नी ये सही है, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है भाई बहन, ये कैसे हो गए? रक्त संबंधी हो गए, ठीक है। जबकि पति पत्नी कैसे हो गए? इनमें तो रक्त संबंध नहीं है, ये अलग अलग हैं। ऐसी प्रेमी प्रेमिका वो भी अलग अलग है। लेकिन तो इसमें से गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? हमारा भाई बहन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो ऑप्शन में है आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एएम शाह, इरावती कर्वे। अब क्या पूछा इसमें? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन। तो ये किया है किसने? इरावती कर्वे जी ने। किसने किया है? इरावती कर्वे जी ने। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कर्वे जी ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? तो ऑप्शन में है डी.एन. धनागरे, आईपी देसाई, इरावती कर्वे, एएम शाह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरावती कर्वे। नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या जो की है वो किसने की है? इरावती कर्वे जी ने की है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है? भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है, ग्राम बहिर्विवाह की अनुपस्थिति है, द्रविड़ सांस्कृतिक विशिष्टाचार है, या फिर वैवाहिक संस्कारों में थाली की केंद्रिकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था इसमें कि इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है, यानी ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है। इरावती के अनुसार क्योंकि वहाँ पे जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जैसे कि ममेरे फुफेरे इन सब में जिस तरह से मुस्लिमों में विवाह हो जाता है, उसी तरह से जो दक्षिण भारत है वहाँ पे इसी प्रकार की प्रथा है। तो इसलिए वहाँ पे भ्राता भगिनी में भी विवाह हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? तो कौन करता है? टी.एन. मदन, इरावती कर्वे, जी.एस. खुरिये, आई.पी. देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? तो वो कौन होगा? इरावती कर्वे जी। कौन है? इरावती कर्वे जी। इरावती कर्वे के अनुसार क्या है कि बंधुत्व जो है, किनशिप जो है, उसको सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार किया है।
ठीक है, इरावती कर्वे जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इरावती कर्वे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन में है लीला दुबे, शोभिता जैन, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? तो वो किया था इरावती कर्वे जी ने। किसने? इरावती कर्वे जी ने। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। नातेदारी चार्ट में ये त्रिभुज टाइप से बना हुआ है ना? त्रिभुज का जो चिन्ह होता है किसे इंगित करता है? तो ऑप्शन में स्त्री, पुरुष या फिर से विवाहित और है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ट्रायंगल शेप में जो बना है, ये चिन्ह जो बना है, तो वो किसे इंगित करता है? वो करता है पुरुष को। किसे करता है? ऑप्शन नंबर बी, पुरुष को। और यदि नातेदारी का चार्ट दिखाया गया हो और उसमें गोल वाला यानी कि ओ प्रकार का यानी शून्य की तरह का जो चिन्ह होगा तो वो स्त्री को इंगित करता है। तो आप तो ये दोनों ही लर्न कर लीजिएगा। अगर ट्रायंगल हो तो पुरुष हो जाएगा, और अगर शून्य की तरह हो, जीरो हो या ओ की तरह हो तो वो स्त्री का को इंगित करता है। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो अब इसमें से हमें चूज करना है। देखो, टोडा नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी, हो नातेदारी। तो किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो मातृवंशीय प्रथा कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति में पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। मालाबार के नायरों में, असम की गारो जनजाति में, खासी जनजाति में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? मातृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा कौन कौन सी। एक तो नायर हो गया, गारो हो गया, खासी हो गया। तो यहाँ पे कैसी जनजाति वो जो व्यवस्था है वो कैसी? मातृवंशीय प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सी भारत में मातृवंशीय जनजाति है? अच्छा, तो इसमें देखो ऑप्शन में खासी, मुंडा, संथाल, ऊंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी हो जाएगा, क्योंकि खासी, नायरो है ना, और गारो, ये सभी जनजातियां कैसी? मातृसत्तात्मक जनजाति है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? तो ऑप्शन में है ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, सी लेविस्ट्रॉस, ए एल क्रोबर, टी शैनन। तो राइट आंसर क्या होगा? नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? तो वो किया है ए आर रैडक्लिफ ब्राउन जी ने। किसने? ए आर रैडक्लिफ ब्राउन जी ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है? तो कौन डालता है प्रकाश? श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, नातेदारी संबंध, व्यवसायिक खेती, लिखित धर्म। तो कौन डालेगा? नातेदारी संबंध डालेंगे ऑब्वियसली। तो इसका बी जो ऑप्शन है नातेदारी संबंध वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीतर, सहपक्षियों का विभाजन और सहपक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है? तो ये किसने किया है? ऑप्शन में देखो एल एच मार्गन, जी पी मर्डाक, आर एच लोवी, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। तो ये जो इसमें 4 प्रकार की नातेदारी शब्दावली दी है, जैसे कि वंश हो गया, पीड़ितर हो गया, सहपक्षियों का विभाजन हो गया, सहपक्षियों का मिलन हो गया, ये जो प्रयोग किया है तो वो किया है किसने? आर एच लोवी जी ने। किसने? आर एच लोवी जी ने। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? तो राइट आंसर क्या है इसमें? देखो ऑप्शन देखो पहले। पितृपक्षीय वंशक्रम समूह, मातृपक्षीय वंशक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह
या फिर सजातीय वंशक्रम समूह। तो क्या पूछा है इसमें, एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो इनमें से कौन से एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? तो इसमें देखो इसमें जो डी है यानी कि पितृपक्षीय वंशक्रम होता है, मातृपक्षीय वंशक्रम भी होता है, लेकिन दोहरा वंशक्रम समूह नहीं होता है। यानी कि ये जो सी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा। ठीक है, और सजातीय वंशक्रम भी होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।